बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली करारी हार और जमानत जब्त होने की शर्मिंदगी। उम्मीद तो यह थी कि इस करारे झटके के बाद आरजेडी के भीतर आत्ममंथन होगा, हार की समीक्षा होगी, लेकिन आरजेडी के भीतर मंथन की जगह गदर मच चुका है और गदर भी ऐसा जहां बात अब राजनीतिक पैदाइश से शुरू होकर कच्चे चिट्ठे तक पहुंच चुकी है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र ने पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव को सरेआम ललकार दिया है। भाई वीरेंद्र ने शक्ति सिंह से कहा है कि खामोश रहो, जब तुम्हारी राजनीति में पैदाइश भी नहीं हुई थी तब से मैं राजनीति कर रहा हूं, ज्यादा बोलोगे तो कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। दूसरी तरफ शक्ति यादव भी पीछे हटने को तैयार नहीं। उन्होंने पलटवार किया है, जो लोग आज उंगली उठा रहे हैं जरा वो अपनी भूमिका में भी झांके। लेकिन इस पूरे विवाद की चिंगारी सुलगना शुरू हुई भाई वीरेंद्र के उस बयान से जो सीधे सीधे तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द घूमता है। बांकीपुर में प्रत्याशी की जमानत जब्त होने पर भाई वीरेंद्र ने साफ कहा कि तेजस्वी यादव को अपने आसपास घेरा बनाकर बैठने वाले लोगों को तुरंत हटाना होगा। पार्टी की पारंपरिक कैडर और वोटर छिटक चुका है, पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने की जरूरत है। अब सवाल यह कि क्या यह सिर्फ दो नेताओं की जुबानी जंग है या आरजेडी के भीतर सब कुछ ऑल इज नॉट ओके है। वैसे तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर पहले भी सवाल उठते रहे और हैरानी की बात यह है कि आरजेडी के अंदर से ही उठते रहे। इसीलिए आज के सवालों पर आते हैं। सवाल जरा स्क्रीन पर रखिएगा। सवाल नंबर 1, क्या बांकीपुर की हार ने आरजेडी के अंदर सुलग रही गुटबाजी की आग में घी डालने का काम किया? सवाल नंबर 2, क्या आरजेडी नेतृत्व का अपने ही नेताओं और प्रवक्ताओं से नियंत्रण ढीला पड़ता जा रहा है? सवाल नंबर 3, तेजस्वी यादव के आसपास आखिर वो कौन खास लोग हैं जिन पर पार्टी के ही नेता और कार्यकर्ता बार बार सवाल उठाते आए हैं? सवाल नंबर 4, पार्टी जो भाई वीरेंद्र हैं, भाई वीरेंद्र शक्ति यादव के किस कच्चे चिट्ठे को दबाकर बैठे हैं जिसे खोल देने की सरेआम धमकी दी जा रही? और सवाल नंबर 5, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या चुनाव दर चुनाव पिछड़ रही आरजेडी के भीतर अब ये अंदरूनी जंग पार्टी को बड़े संकट में ढकेल दे रही? आज की बहस इन्हीं सवालों पर दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। खामोश। भाई वीरेंद्र लोकदल का आदमी रहा है। जब तुम्हारी राजनीति में कोई पैदाइश नहीं थी, भाई वीरेंद्र उस समय से राजनीति करता है। 65 साल के भाई वीरेंद्र आरजेडी के उन नेताओं में से एक हैं जो पार्टी के शुरुआती दौर से ही लगातार लालू प्रसाद के साथ रहे हैं। साल 2000 से लगातार मनेर विधानसभा सीट पर जीतते भी आ रहे हैं। 2025 में जब आरजेडी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, तब भी भाई वीरेंद्र अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। उन्हीं भाई वीरेंद्र पर अब आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने सवाल कर दिया है कि पार्टी में उनकी भूमिका क्या है। राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता कोई भी हो, नेता को तो अपने हिसाब से चीजों को देखते ही हैं। जो बोल रहा है वो क्या कर रहा है पार्टी के लिए, उसकी भूमिका क्या है। आपको पार्टी के लिए काम करने की जरूरत है। आप सबकी भूमिका होनी चाहिए, सबके मान बराबर है, कोई भी कार्य करता हो। अपने ऊपर लगे इन आरोपों से तिलमिलाए भाई वीरेंद्र ने पलटवार करने में देर नहीं की और शक्ति यादव को खामोश रहने की चेतावनी दे डाली। 2010 में 22 आदमी विधायक था, कई लोग बदल गए, भाई वीरेंद्र नहीं बदला। आज 2025 में 25 विधायक हैं और तुम्हारी बात करतूत को मैं सार्वजनिक करूंगा, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। शांति रहना। मैं राजनीति कर रहा हूं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और तुम लोग तेजस्वी यादव का चेहरा दिखाकर लोगों से माल वसूलने का काम करता है, भेंट करवाने का काम करता है, इसलिए खामोश। दरअसल बांकीपुर में हार के बाद भाई वीरेंद्र ने संगठन की मजबूती और बिना नाम लिए तेजस्वी के आजू बाजू रहने वाले लोगों पर सवाल उठाया था।
उनके बयान के बाद आरजेडी के भीतर नेतृत्व, संगठन और रणनीति को लेकर असहमति की खबरें जोर पकड़ने लगी। इन आरोपों के बीच शक्ति यादव और भाई वीरेंद्र की तकरार से मामला और भी संजीदा हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आरजेडी इस अंदरूनी विवाद को समय रहते संभाल पाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी से मेरे साथ मयंक मौर्य जी जुड़ रहे हैं, आरजेडी से डॉक्टर जयंत जिज्ञासु जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से असितनाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं, जेडीयू से नवल शर्मा जी जुड़ रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। आज डिबेट की शुरुआत तो कायदे से आरजेडी प्रवक्ता के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन जयंत जिज्ञासु जी अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है। उनके सहयोगी असितनाथ तिवारी जी, महागठबंधन के नेता के तौर पर और कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर असितनाथ तिवारी जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असितनाथ तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। आरजेडी के अंदर ये चल क्या रहा है? जी धन्यवाद। तेजस्वी का चेहरा दिखाकर माल वसूलने के आरोप लग रहे हैं, काले चिट्ठे खोलने की बातें कही जा रही हैं। कौन से काले चिट्ठे हैं जो मनेर विधायक साहब दबाकर बैठे हैं और कह रहे हैं कि खामोश हो जाइए, शत्रुघ्न सिन्हा की स्टाइल में? देखिए, अब ये तो स्पष्ट तौर पर भाई वीरेंद्र ही बता पाएंगे कि किसने किसके काले चिट्ठे रखे हैं या कौन सी ऐसी बात है जो उन्होंने दबा रखी है और क्यों दबा रखी है। कोई बात हो तो भाई, राजनीति तो सार्वजनिक जीवन है, सब कुछ सार्वजनिक होना चाहिए, दबाने की क्या जरूरत है। राजनीति में दबाना ठीक नहीं होता है। जनता के बीच आप काम कर रहे होते हैं, दावा करते हैं कि जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता से ये सब कुछ छुपा के रखिएगा तो ये अच्छी बात नहीं होती है। तो स्पष्ट तो वही बता पाएंगे भाई वीरेंद्र जी की उन्होंने किसके लिए कहा, कौन सी बात कही, उनका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जहां तक गठबंधन का मसला है तो मैं ये जरूर कहूंगा कि राजनीति पारदर्शिता की चीज है। आप अगर जनता के बीच रहकर जनता के लिए काम करने का दावा करते हैं तो जनता के बीच आपको खुली किताब की तरह होना भी चाहिए। जनता से पर्देदारी ठीक बात नहीं होती है। और संगठन के भीतर अगर कुछ मतभेद है, संगठन के भीतर आपस में मनभेद है, तो अपने नेता के साथ बैठ के उसको खत्म भी कर लेना चाहिए, उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। नेतृत्व का भी दायित्व है कि अगर मनभेद बढ़ रहा है तो भाई लोगों को बुलाए, बात करे और बात करके किसी भी तरह का अगर विवाद है तो उस विवाद को नेतृत्व खत्म करे। संतोष जी, लेकिन मैं आपसे अगर ये समझूं, चूंकि आप महागठबंधन के नेता हैं, महागठबंधन में आपकी पार्टी कांग्रेस उसमें शामिल है, तेजस्वी यादव से मिलना वाकई मुश्किल काम है, क्योंकि कई प्लेटफॉर्म पर आरजेडी के ही वरिष्ठ नेता ये दावा कर चुके हैं कि तेजस्वी यादव से कार्यकर्ता नेता नहीं मिल सकते। उनके आसपास 4-5 लोगों की वो मंडली है जिससे इर्द गिर्द वो घिरे रहते हैं, और यही बात मनेर विधायक भी कह रहे हैं। देखिए, ये मैं नहीं जानता हूं, ये आरजेडी के लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि क्या स्थिति है। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि भाई वीरेंद्र को इतनी मुश्किल नहीं आती होगी मिलने में। बहुत पुराने नेता हैं, बहुत पुराने विधायक हैं और शक्ति जी मुख्य प्रवक्ता हैं। ये दोनों लोग बड़ी आसानी से मिल लेते होंगे, जहां तक मेरी समझ है। मैं पुष्ट जानकारी नहीं रखता इस मामले में, लेकिन जहां तक मेरी समझ है मिल लेते होंगे। और मान लीजिए अगर नहीं मिल पाते होंगे तो नेतृत्व की ये जवाबदेही है कि भाई दोनों को बुलाएं। आपने मिलने की कोशिश की कभी तेजस्वी यादव से? और महागठबंधन के मैंने आज तक कोई प्रयास नहीं किया, मुझे ऐसी कोई नहीं, मैंने आज तक कोई प्रयास नहीं किया, मुझे ऐसी कोई जरूरत भी समझ में नहीं आई, तो मैंने तो प्रयास नहीं किया है। लेकिन इन लोगों को चाहिए कि ये लोग मिले, या फिर तेजस्वी जी को चाहिए कि इन दोनों को बुलाएं, या दूसरे जो नेता हो, प्रदेश अध्यक्ष हो या अन्य कोई नेता हो, तो वो इन दोनों से बात करें और अगर मनभेद है तो उसे खत्म करने की कोशिश करें। ठीक, मैं बीजेपी प्रवक्ता की तरफ जा रहा हूं। मयंक मौर्य जी, इधर बांकीपुर में उपचुनाव हुआ, उपचुनाव के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट जाहिर तौर पर आपके भी खिलाफ आया और आरजेडी के खिलाफ भी आया। आरजेडी का ज्यादा खराब हो गया रिजल्ट, आपका खराब हुआ, या यूं कह लें कि आपका भी ज्यादा खराब हुआ, उनका भी ज्यादा खराब हुआ। लेकिन जो गठबंधन है उसमें उनकी स्थिति ज्यादा खराब हो गई, पार्टी में उनकी स्थिति ज्यादा खराब हो गई। जयंत जिज्ञासु जी दिख गया मुझे स्क्रीन पर। देखिए, जो बयान, बहुत बहुत स्वागत जयंत जिज्ञासु जी। आपके नेता का एक स्टेटमेंट, आ रहा हूं मैं आपके पास। जयंत जिज्ञासु जी आ गए। जयंत जिज्ञासु जी, आपके एक नेता का स्टेटमेंट, शक्ति यादव जी पर आरोप लगाए गए
कि काले चिट्ठे खोल देंगे। कौन से काले चिट्ठे हैं शक्ति यादव के, जिसको दबाकर रखे हुए मनेर विधायक भाई वीरेंद्र? देखिए, मैंने जहां तक सुना है दोनों नेताओं के वक्तव्य को, उसमें भाई वीरेंद्र जी ने नाम नहीं लिया है शक्ति जी का। दूसरा, मैं ये कहूं कि किसी भी पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र की पुनर्बहाली के लिए या बहाल रखने के लिए अगर किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच किसी भी तरह का मतांतर हो, या मैं उसको इससे बढ़ के कहूं कि पॉलिटिक्स में जो एक इमोशन को बिल्कुल परे रख के किसी राजनीति की हम कल्पना नहीं कर सकते, तो वह भी अगर मामला हो तब भी इसको मैं एक स्वस्थ परंपरा के रूप में ही देखता हूं, पहली बात। दूसरी कि बेहतर तो ये होता कि भाई वीरेंद्र जी इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, लोक दल के जमाने से हैं, या तो मिलकर कोई बात अगर अप्रिय लग रही है, अनपेक्षित लग रही है, या पार्टी के सेहत के लिए ठीक उनको नहीं लग रही है जिस भी व्यक्ति के संदर्भ में, तो उनसे अगर व्यक्तिगत तौर पर मिलकर भी कहते तो शायद उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन ज्यादा होता, अगर कोई बात ठीक करने तो। या हमारे नेता निश्चित तौर पर इस बात को एनकरेज करते हैं तेजस्वी जी कि किन्हीं के मन में भी किन्हीं के प्रति मैल नहीं रहना चाहिए, तो उनके सामने भी उचित फोरम पर इसको उठाया जा सकता था। ये तो दो बातें मैं पहले ही साफ कर दूं। दूसरा यह कि राजनीति में हम सबको निश्चित तौर पर एक सीमा का भान रहना चाहिए, और डॉक्टर लोहिया तो यहां तक कहते थे कि परस्पर सहमति से कायम किया गया स्त्री और पुरुष के बीच दुनिया में हर संबंध जायज है। आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि निशिकांत दुबे नेहरू जी तक के चरित्र पर कीचड़ उछालते, गांधी जी भी नहीं बचे, सुभाष बाबू नहीं बचे, लोहिया जी तक नहीं बचे, नेताजी मुलायम सिंह जी से लेकर रामविलास जी, नीतीश जी, किन किन पर क्या क्या बातें नहीं होती हैं। हम समझते हैं कि इन बातों का सार्वजनिक जीवन में निषेध ही ज्यादा बेहतर होता है। फिर भी अगर किसी तरह की भी कोई बात किन्हीं भी हमारे नेता द्वय के बीच में है, तो पार्टी फोरम पर निश्चित तौर पर मैं ऐसी आशा करता हूं कि इसको सौहार्दपूर्ण वातावरण में लेकिन ये सुलझा लिया जाएगा। सक्षम है पार्टी और पार्टी नेतृत्व। एक नेता की बात नहीं है, आरजेडी के तमाम ऐसे नेता हैं जो तेजस्वी यादव पर यह आरोप लगा चुके हैं कि या तो उनसे मिलना बहुत मुश्किल है, या वो उनके पास जो कुछ लोग, चंद लोगों का जिक्र किया जाता है, उनसे वो घिरे रहते हैं, उनकी बात को वो सिर्फ तवज्जो देते हैं, उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते, तेजस्वी यादव अपने वरिष्ठ नेताओं से नहीं मिलते, और ये आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बयान है। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं, मैंने कभी महसूस किया है कि कोई वरिष्ठ नेता चाहें और उनकी नेता प्रतिपक्ष से या कार्यकारी अध्यक्ष से मुलाकात ना हो, ये तो मैं नहीं मानता कि ऐसा है। और अगर कहीं कोई कठिनाई भी है तो पहले दिन नहीं मुलाकात होगी तो अगले दिन मुलाकात हो जाएगी। नेता अगर हैं वहां तो ये तो इसको मैं बहुत ये नहीं समझता हूं कि इसमें कोई दम है। हाँ, यह जरूर है कि अभी चुनाव हुए बमुश्किल 8-9 महीने हुए हैं, और अभी कोई 4.25 साल अगला विधानसभा चुनाव होने में है, तो हमको और ज्यादा अपनी गतिविधि को तेज करना है, अपने कार्यक्रम के साथ जाना है जनता के बीच। और भाई वीरेंद्र जी की भी के कहने का लुब्बो लुआब यही है, और चाहे उदय नारायण चौधरी जी भी हों, तो उसके लिए पार्टी तो हमेशा जनता के बीच रहती है और आगे भी रहेगी। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनमें सबसे अधिक अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने का स्पेस कहीं है तो वो राष्ट्रीय जनता दल में है। और भाई वीरेंद्र जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, और भाई वीरेंद्र जी का सार्वजनिक जीवन में उनकी अपनी एक साख है, और वो अगर कोई बात कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी इसको गंभीरता से लेती है। शक्ति यादव ने गंभीरता से नहीं लिया ना, शक्ति यादव उनको बताने लगे कि आपकी क्या जिम्मेदारी है और आपकी क्या जिम्मेदारी नहीं, और शायद इसी बात पर वो नाराज हो गए। मैं वही कह रहा हूं कि आज का जो वक्तव्य है हमारी पार्टी के मुख्य जो प्रवक्ता है प्रदेश के श्री शक्ति सिंह यादव जी का,
उसमें बहुत ही अदबो एहतराम के साथ उन्होंने भाई वीरेंद्र जी के प्रति संपूर्ण आदर व्यक्त करते हुए उसकी ये कुछ कहा लाइनें मैं है पढ़ कि देता हूं। उन्होंने जो मेरा लोग नाम सवाल नहीं उठा लिया रहे है। हैं वो अपनी भूमिका भी देखें। हार के बाद जवाबदेही वो तो तय कल होना का। जरूरी है। पार्टी हित में सच बोलना गुटबाजी नहीं, हार के बाद बयानबाजी करने के बजाय अपनी जवाबदेही भी देखें। तो ऐसी कौन सी जवाबदेही है जो भाई वीरेंद्र ने नहीं निभाई और जिसको शक्ति यादव को कहना पड़ रहा है तेजस्वी यादव जी की जगह? संतोष जी, ये आप कल के बयान को उद्धृत कर रहे हैं। उसी पर तो आज रिएक्शन जो आया ना। मैं कर रहा हूं, फिर प्रतिक्रिया है शक्ति जी की, और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है, पार्टी निश्चित तौर पर नेता के पास खुद यह मामला चला गया होगा और नेता इस पर समुचित ढंग से जो भी सुलह कराना होगा दोनों के बीच। और दूसरा एक और बात मैं कह दूं कि सिर्फ लोकदल के जमाने से या जनता दल के जमाने से या राष्ट्रीय जनता दल में काम करने के अनुभव का मामला नहीं है। स्वयं श्रीमान भाई वीरेंद्र जी हमारी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता की भूमिका का निर्वहन कर चुके हैं और वो इस बात को समझते हैं कि कोई भी वक्तव्य, निजी वक्तव्य राजनीति में नहीं होता। अगर आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप पार्टी के मुंह, कान, नाक, आंख सब हैं, आपका बयान पार्टी का बयान होता है। इसलिए कोई भी बात पूरी जिम्मेदारी के साथ और गंभीरता के साथ कहा जाना आपसे पार्टी उम्मीद करती है। तो उन्होंने जो कहा है उसको पार्टी गंभीरता से लेती है और शक्ति जी ने भी जो उस पर प्रतिक्रिया दी है, ये दोनों बातें कंसिडरेशन में हैं और हमारे नेता के अंदर न्याय बोध बहुत ही समृद्ध है। ये हमने अपने, और एक बात कहने की इजाजत दीजिए, हमारे जैसा युवजन जो एक साधारण परिवार से आता है, उसको राजनीति में पहला चुनाव लड़ने का मौका भी तेजस्वी जी ने दिया और खुद आके हमारी उम्मीदवारी घोषित की थी। मेरे बारे में भी कई ऐसे साथी होते हैं जो शिकवा शिकायत वहां करते हैं, लेकिन हमने अपना एक मूल्य तय किया हुआ है कि हमारी लाख आलोचना हो जाए, मैं कभी मतलब पार्टी के अंदर शिकायतें चल रही है, मतलब सब की कुछ ठीक नहीं है, असंतुष्ट नहीं। मैं व्यवहार करो, नेता की नजर हर एक कार्यकर्ता और पदाधिकारी के काम पर है और वो सतत मूल्यांकन करते अब मैं मयंक मौली जी की तरफ जा रहा हूं। मैं ये समझता हूं कि सार्वजनिक रूप से अपने वक्तव्य को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और हमारे साथ न्याय सुनिश्चित हो जाता है। तो इसलिए तेजस्वी जी पर भाई वीरेंद्र जी का भी यकीन है, लालू जी पर उनका भी यकीन है और ये शक्ति जी भी दोनों के नेतृत्व को मानते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई और अतिरिक्त कुछ जोड़े जाने की मेरी ओर से, हमारी पार्टी की ओर से जरूरत है। ये दरअसल डेमोक्रेटिक होने का एक लक्षण है कि पार्टी में अगर कोई किन्हीं के बारे में कोई भावना रखते हैं तो उसका इजहार भी कर सकते हैं और पार्टी उसको बहुत ज्यादा कड़ैती के साथ नहीं लेती है और एक परिवार है, होता है, ये सुलझ जाएगा। मयंक मौली जी, ये परिवार की लड़ाई है, लोकतांत्रिक लड़ाई है, ये कैसा लोकतंत्र है? पार्टी के अंदर एक तरफ से चीटाकशी हो रही है, दूसरी तरफ से उसका जवाब दिया जा रहा है, फिर जवाब आ रहा है कि काले चिट्ठे खोल दूंगा, मुंह दिखाने लायक नहीं बचिएगा। अब देखिए, अब आपने जयंत भाई को काफी मुश्किल में डाल रखा था। अब आपको चादर रफू कराने के लिए आपने दी थी, इनको बेसिकली आज मच्छरदानी रफू करना पड़ रहा है। इतने छेद हैं कि परेशान हो गए बेचारे, कहां से रफू करेंगे। अब बात आज पे ना जाइए, 7-8 महीने पहले जाइए। ये सिर्फ पार्टी की बात नहीं है, नेताओं की बात नहीं है, परिवार में जाइए तो आदरणीय दीदी जो थी, रोहिणी आचार्य दीदी ने भी यही इल्जाम लगाए थे और वो उस घर से रोते रोते बाहर निकली थी। उन्होंने क्या इल्जाम लगाए थे? उनके जिस बेटी ने अपने पिता को किडनी दान की थी, उसको चप्पलों से पीट करके बाहर निकाला गया था। कौन थे वो लोग जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के इर्द गिर्द रहते हैं, जिनके ऊपर वो आरोप लगाए गए थे? सिमिलर आरोप जो है वो भाई वीरेंद्र जी लगा रहे हैं और वो बकायदा शक्ति यादव जी के ऊपर लगा रहे हैं। और आरोप जो है, जो इन्होंने कहा बड़े अदब के आरोप लग रहे हैं, तो अदब के आरोपों में आज जो हमने सुना, मेरे वर्ड्स माफ कीजिएगा, वो मेरे वर्ड नहीं है, वो भाई वीरेंद्र के वर्ड हैं, जिंदा चमड़ी का कारोबारी, ये शब्द उन्होंने प्रयोग किया है शक्ति यादव जी के लिए। ये कौन से अदब की बात हो रही है भैया? कौन से अदब से कपड़े उतारे जा रहे हैं एक दूसरे के? वो ये कह
देते हैं भाई कि तुम्हारे सारे काले चिट्ठे मेरे पास हैं, तुम नेता से मिलवाने के लिए लोगों से पैसे लेते हो। हाँ, इस पे मुझे अचरज नहीं है क्योंकि तेजस्वी यादव जी हों, उन्होंने तो बड़ा अपना बचपन देखा है जब एक अणे मार्ग में अपराध की जो कहिए छूट हुआ करती थी, जो रकम जो तय होती थी अपहरण की राशि, उन्होंने वहां से देखा है डील होते हुए, अपने पिता को देखा है डील करते हुए, और ये खुलासा खुद उनके मामा ने किया हुआ है। तो पैसे लेने लेन देन वाले में तो चलिए वो तो सारे लोग मान के चलते हैं कि वो नहीं, होना ही उन्होंने जो होना है। बात कही है वो ये लेकिन कही है कि जो कथित तेजस्वी तौर का पे- चेहरा दिखाकर माल वसूलने का काम करता है। तो बिल्कुल, तेजस्वी का बिल्कुल, चेहरा बिल्कुल, तेजस्वी का, बिल्कुल। और माल कोई और वसूल रहा है। अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि तेजस्वी यादव जी के ऊपर देख माने वीआईपी दर्शन के जैसे मंदिरों में होते हैं उनके ऊपर टिकट जारी है, या उन्होंने ही कोई राशि तय रखी है जिसका कि कई कलेक्शन श्री शक्ति यादव जी के हाथ में है। ये तो वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन हाँ, ना तो तेजस्वी यादव जी सदन में उपस्थित हैं, ना वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए उपस्थित होते हैं, ना वो अपने संगठन के लिए, ना परिवार के लिए। उनका एक कॉकस है, उस कॉकस के आगे ना तो वो इधर देख पाते हैं ना सुन पाते हैं, और इसीलिए हम उन्हें अप्रवासी नेता प्रतिपक्ष कहते हैं, क्योंकि वो बिहार से ज्यादा विदेशों में समय गुजारना ज्यादा व्यतीत करते हैं। और ज्यादा समय नहीं है, मुझे लगता है कि समय आने दीजिए। राजद जो ऑलरेडी महागठबंधन जो खंडित महागठबंधन का हिस्सा है, राजद में खुद आज नहीं तो कल 9 खंड होने वाले हैं। वो समय उसका बस इंतजार कर रहा है, जिसकी बानगी आज हमने इनके 2 वरिष्ठ कथित नेताओं की बयानबाजी के तौर पर हमने देखी है, जो कि इस तरहीन जिस कदर की बयानबाजी हो रही है। और भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं ये तो पार्टी का लोकतंत्र है, तो पार्टी का लोकतंत्र का फोरम क्या मीडिया के माइकों पे डिस्कस होगा, वो भी एक दूसरे के लिए इतने निचले स्तर की बातें करके, और फिर आप कहेंगे कि ऑल इज वेल। इसीलिए मैंने कहा कि आज जयंत भाई की आज मुश्किलें ज्यादा हैं, आज उन्हें चादर नहीं, उन्हें आज मच्छरदानी रफू करना है। जी नवल जी, ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि जब ये बात कही जा रही कि तेजस्वी का चेहरा दिखाकर माल वसूलने का काम करता है, काले चिट्ठे खोल दूंगा, एक जो शब्द इस्तेमाल किया वो टेलीविजन की भाषा में ठीक नहीं है, जो उस शब्द का कारोबारी भी बता दिया उन्हें। और इससे पहले भी तेजस्वी यादव, मैं वो सारी स्टेटमेंट आज चला रहा हूं। इन्होंने तो 8 महीने से शुरू की, मयंक मौली साहब ने। मैं 2020 रघुवंश प्रसाद सिंह ने जब आरजेडी के नेता हुआ करते थे, बाद में तो उन्होंने वो चिट्ठी लिखकर आरजेडी से इस्तीफा दे दिया था 13 सितंबर 2020 को। तब भी उन्होंने तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर असहमति जताई थी, उनके काम करने के तरीके पर असहमति जताई थी। जी 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 देखिए, पहली बात तो यह कि ये राष्ट्रीय जनता दल का, मेरी आवाज आ रही है संतोष जी? जी आ रही है। ये राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है, लेकिन है क्या कि 2 नेताओं के बीच का आपसी अंतर्विरोध, आपसी संघर्ष जब आम जनता को दिखने लगे तो मान लीजिए कि संगठन का भविष्य दांव पर है। शुरुआत करते हैं जयंत भाई के उस दावे से कि मेरी पार्टी में लोकतांत्रिक आजादी ज्यादा है। देखिए, भाई वीरेंद्र जी और शक्ति यादव जी ने क्या आरोप लगाया। भाई वीरेंद्र जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, बिहार के वरिष्ठ नेता हैं, सम्मानित विधायक हैं, लेकिन जो आरोप लगाया उसे मैं विमर्श का हिस्सा बनाना पसंद नहीं करूंगा अपनी ओर से। लेकिन जो चीजें मैं देख पा रहा हूँ, सबसे पहली बात तो यह कि जयंत भाई ने बोला कि लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की आजादी है। सारे लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार केंद्रित पार्टी है, व्यक्ति केंद्रित पार्टी है, और जब कोई पार्टी परिवार और व्यक्ति केंद्रित पार्टी होती है तो उस पार्टी का कोई नुमाइंदा अगर लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का दावा करे तो यह तर्क किसी के गले उतरता है क्या? देखिए, है क्या कि जब आपकी पार्टी परिवार केंद्रित हो जाती है, व्यक्ति केंद्रित हो जाती है, तो नेतृत्व परिवर्तन से लेकर निर्णय क्षमता और कार्यकर्ताओं की भूमिका सब कुछ बहुत सीमित हो जाती है। संतोष जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, लेकिन इको बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब ठीक आ रही है, अब बोलिएगा सर। जी 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 हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ऐसी पार्टियों में नेतृत्व को बदलने का मसला हो, कार्यकर्ताओं का मसला हो, कोई डिसीजन लेने का मसला हो, इसकी सीमा बड़ी छोटी हो जाती है। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल एक परिवारवादी पार्टी की जो अपनी सीमा होती है, उन सीमाओं का सामना कर रहा है। कई स्तरों पर चुनौतियां हैं। पहली चुनौती यह है कि परिवार के भीतर एक खुद खींचतान है। आप देख रहे होंगे कि रोहिणी आचार्य बनाम तेजस्वी यादव जी, या फिर तेजस्वी यादव जी पर बाहरी लोगों से घिरे होने का आरोप, लालू यादव जी की विरासत को संभालने में तेजस्वी जी की सक्षमता पर उठने वाले बार बार सवाल, लैंड फॉर जॉब मामले में
चार्ज फ्रेम गठित हो जाना, कई स्तरों पर यह समस्या देखा। हाल में बांकीपुर का उपचुनाव हुआ, बड़ा क्लासिकल उदाहरण। बांकीपुर के उपचुनाव ने यह दिखा दिया कि तेजस्वी यादव जी अपनी पार्टी के सामाजिक आधार को संभाल पाने में असमर्थ है, और बांकीपुर के चुनाव ने उस मुस्लिम यादव समीकरण का भी अंत कर दिया। लोगों ने उस समीकरण की मौत को बांकीपुर के उपचुनाव में देखा, जिसने बिहार की राजनीति में जातिवाद का जहर बोया था। तो महत्वपूर्ण पहलू यह है कि राजनीति की प्राथमिकताएं बदल रही हैं, लोगों की अपेक्षाएं बदल रही हैं। अब बदलती अपेक्षाओं के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल अपने स्वरूप में लोकतांत्रिक और प्रगतिशील बदलाव लाने में कितना सक्षम है, यह तो सारे लोग देख रहे हैं और आप भी महसूस कर रहे होंगे। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा और महत्वपूर्ण बिंदु यह कि जब आपस में आरोप प्रत्यारोप का स्तर इतना नीचे गिर जाए, तो इसका सीधा मतलब यह है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का भय कार्यकर्ताओं के मन मस्तिष्क से लगभग पूरी तरह हट चुका है। संतोष जी, मैं अपनी ओर से एक और बात कहना चाहूंगा कि यह राष्ट्रीय जनता दल का सौभाग्य है कि जयंत जिज्ञासु जैसे जागरूक प्रवक्ता उनके पास है, और मैं हर एक डिबेट में जयंत भाई की तारीफ इसलिए करता हूं कि जयंत भाई राष्ट्रीय जनता दल जैसे संस्कार वाली पार्टी में रहने के बावजूद इन्होंने अपनी वैचारिक पवित्रता को सुरक्षित रखा है, और इन्हें आपके सवालों को डिफेंड करने में इन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, ये जयंत भाई बेहतर तरीके से समझ पाते होंगे। तो है क्या कि आज की तारीख में अगर निष्कर्ष के रूप में बोला जाए तो राष्ट्रीय जनता दल का जो संगठनात्मक भविष्य है वो पूरी तरह अंधेरे में है। राष्ट्रीय जनता दल का जो सामाजिक आधार था वह खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है। अमूमन तो सवाल पर पानी पिया जाता है, लेकिन आज तो तारीफ पर भी जैन जिज्ञासु भाई पानी पीते हुए नजर आए, ये दृश्य भी कम दिखाई देता है। जी नहीं, राजनीति में अच्छे लोगों की तारीफ होनी चाहिए। राजनीति में अच्छे लोग आगे बढ़े, इस बात का मैं शुरू से समर्थक रहा हूँ। राजनीति की गंदगी साफ होनी चाहिए, अच्छे और वैचारिक लोग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, चाहे वो किसी पार्टी में हो, अच्छे लोग आगे बढ़ने चाहिए। लेकिन जयंत भाई जिस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं उस पार्टी के बारे में तीन बातें तो पूरी तरह स्पष्ट है। संगठन का भविष्य अधर में, नेतृत्व की अयोग्यता के चलते सोचिए जरा, नीतीश कुमार जी की उम्र इतनी ज्यादा है फिर भी वो रोज कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, रोज मिलते हैं वो। और तेजस्वी यादव जी पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि उनके पास कार्यकर्ताओं से ही मिलने का समय नहीं है, और यह आम आरोप है। छोटे से लेकर बड़े सभी कार्यकर्ताओं का एक ही आरोप है। तो इसका सीधा मतलब यह कि आपको चांदी की तस्तरी में, उत्तराधिकार में राजगद्दी बैठे बैठाए मिल गई, आपको संघर्ष करना नहीं पड़ा, संघर्ष की भट्टी में आप तपे नहीं। तो एक पॉलिटिकल वर्कर की, एक कार्यकर्ता के संघर्ष का क्या महत्व होता है ये तेजस्वी यादव जी क्या जाने। कटिहार से दूर, चंपारण से दूर से पटना में बेचारे किसी तरह रात गुजारते हैं, इस आशा नेता से मुलाकात, अपने नेता से मुलाकात बेचारे मैं एक रिएक्शन डॉक्टर संजय जी का ले लूं, उसके बाद जयंत जी आप ही के पास आ रहा हूं। आज तो पूरी डिबेट का केंद्र आप हैं। सब प्रवक्ताओं ने एक आपके जो दोस्त हैं असितनाथ तिवारी जी, उन्होंने आपको आज डिफेंड करने की कोशिश की। आप घिरे हुए हैं सवालों से, आपकी पार्टी तो सवालों से घिरी हुई है, उनका जवाब आपको देना पड़ रहा। डॉक्टर संजय जी, ये जो जैसा जयंत जिज्ञासु जी कह रहे हैं, ये लोकतंत्र का मामला है या ये नेताओं के आपसी वर्चस्व का मामला है या नेतृत्व का मामला है? क्योंकि तेजस्वी यादव पिछले 2 महीनों में अगर देखा जाए तो देश में कम विदेश में ज्यादा रहे। बांकीपुर विधानसभा को भी उन्होंने उतना सीरियसली नहीं लिया जितना राजनीतिक विश्लेषक अब तक उन पर समीक्षा कर पाए हैं, उसके मुताबिक अगर उनको कोट किया जाए तो यह मामला असंतोष पैदा कहां हो रहा है आरजेडी में? नेतृत्व से हो रहा है और नेतृत्व की वजह से जो नेताओं में आपसी लड़ाई चल रही है, या तेजस्वी यादव के बाहर जाने की वजह से अपने आप को संप्रभु समझने लगते हैं कुछ नेता, वो वाली बात है? देखिए, आपके प्रश्न में ही उत्तर है। जो आपने कहा कि क्या ये असंतोष का मामला है और असंतोष का कारण ये हो सकता है क्या कि जब तेजस्वी जी नहीं होते हैं तो फिर कोई और स्पेस लेने की कोशिश करता है और इसमें आपसी प्रतिस्पर्धा में इस तरह की प्रतिक्रिया आती है।
बिल्कुल पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र होता है, बाहरी लोकतंत्र, सारे लोकतंत्र होते हैं। लोकतंत्र नहीं होगा तो फिर पार्टी नहीं रहेगी, वो तो फिर डिक्टेटरशिप हो जाएगा। लेकिन सहमति असहमति हो सकता है, आप आलोचना समालोचना कर सकते हैं, लेकिन ये आरोप है और पार्टी के एक नेता पार्टी फोरम पर आरोप न लगा करके अगर मीडिया के सामने आकर के आरोप लगा रहे हैं, जिस तेवर में, जिस गुस्से में, जिस आक्रोश में आरोप लगा रहे हैं, वहां पर तो एक प्रश्न उठता ही है ना कि क्या पार्टी नेतृत्व या तो अनजान है बिल्कुल इस तरह की चीजों से कि हमारे पार्टी में असंतोष का स्तर ये पहुंच रहा है कि अब वो सतह पर से अब बाहर निकल करके आने लगी है, मीडिया में बयानबाजी होने लगी है, और वो बयानबाजी का स्तर के बारे में तो कहा ही नहीं जा सकता है। वो जो शब्द भाई वीरेंद्र जी बिल्कुल एक मैच्योर्ड, पके हुए, परिपक्व नेता हैं, संघर्ष की उपज है। वो लोकदल से आए हों, उनकी पृष्ठभूमि जनता दल की हो, लेकिन राजनीति में वो संघर्ष के उपज हैं। इस सच्चाई को कौन स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन आखिर उनकी इतनी निराशा, इतने गुस्से, इतने आक्रोश को क्या पार्टी नेतृत्व नहीं समझ पा रहा है? और अगर नहीं समझ पा रहा है तभी तो जाकर के फिर उनको लग रहा है कि अगर मेरी बात कहीं सुनी नहीं जा रही है, चलो हम मीडिया के सामने ही बोल देंगे। और फिर तो वो कह रहे हैं कि खामोश। अब खामोश के बाद फिर क्या बात हो जाती है? मतलब लोकतंत्र में होता है कि भाई आप क्रिया प्रतिक्रिया, अगर आपने कुछ कहा उधर से भी कोई प्रतिक्रिया आई। लोकतंत्र में खामोश जैसे शब्द की क्या जगह है? जब उन्होंने खामोश ही कर दिया कि अब बहुत हो गया, अब आगे कुछ नहीं, तो एक संकेत तो है। और पार्टी इसको किस तरह से देखती है? पार्टी के नेतृत्व, अभी तो तेजस्वी यादव ही नेतृत्व कर रहे हैं। लालू प्रसाद जी उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, मुझे नहीं लगता है कि ठीक है एक ऑनर में वो अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी लिए हुए हैं, लेकिन जिस तरह से कोमॉर्बिड कंडीशंस में वो हैं, कई बीमारियों से वो सफर कर रहे हैं, उस स्थिति में एक्टिवली भाई वीरेंद्र ने शक्ति यादव को जवाब देने से पहले जिस पर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ, वो स्टेटमेंट कुछ ऐसा था, तेजस्वी यादव को अपने आसपास घिरे रहने वाले लोगों को तुरंत हटाना होगा, पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने की जरूरत है, आरजेडी का पारंपरिक कैडर और वोटर छिटक गया है। अगर वो इसको लेकर, पार्टी को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं, तो फिर शक्ति यादव का उनकी सहभागिता, उनकी जिम्मेदारी पर सवाल उठा देना, इसी से आहत हो गए वो। नहीं, देखिए, अगर भाई वीरेंद्र हो या कोई सामान्य कार्यकर्ता हो पार्टी का, वो उसको सवाल पूछने से आप नहीं रोक सकते हैं। पार्टी फोरम में तो अगर वो पार्टी के प्रति निष्ठा है और ईमानदार है तो इस तरह के सवाल उठाएंगे। वो नेतृत्व को पसंद आए पसंद नहीं आए, लेकिन वो तो कहेंगे कि हाँ, जो हमारा कमजोर पक्ष है, कमजोर कड़ी है, उस कमजोर कड़ी को अगर आप दूर नहीं करेंगे। लेकिन आखिर ये बात जो सवाल उठा रहे हैं, क्या नेता जो हैं उस पार्टी के जिनके पास नेतृत्व है, क्या वो इस बात के भाई वीरेंद्र के इस इशारे को वो नहीं समझ पा रहे हैं? या भाई वीरेंद्र कोई व्यक्तिगत तौर पर, चूंकि जो आरोप है वो आरोप थोड़ा व्यक्तिगत मुझे ज्यादा लग रहा है। व्यक्तिगत आरोप में जब आप जाएंगे और किसी एक व्यक्ति पर टारगेटेड हमला करेंगे तो लगता है कि अरे ये पार्टी फोरम पर अगर ये बात करते या लालू प्रसाद जी से मिलके, तेजस्वी जी से मिलके अगर इस तरह के सीधे सीधे बात कर लेते कि भाई ये क्या है, कौन से लोग खड़े हैं आपके साथ जो आपका नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन जिस शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने कर दिया, मैं मानता हूं लेकिन डॉक्टर संजय जी, सच तो ये भी है, मेरा सवाल जयंत जी से है, सच ये भी है कि आरजेडी में पिछले कम से कम 2 सालों में तो जितने भी बड़े नेता हैं उन्होंने पार्टी फोरम पे तो जो बातें रखी होंगी, मीडिया में भी बातें रखी। जरा 2020 से शुरू कर रहा हूं, 13 सितंबर 2020 पत्र लिखकर पार्टी की कार्यशैली और नेतृत्व पर असहमति जताई रघुवंश प्रसाद सिंह ने। 25 जुलाई 2025 में तेज प्रताप यादव कहते हैं कि तेजस्वी के आसपास के लोगों ने उन्हें परिवार और पार्टी से दूर कर दिया। फिर 28 अक्टूबर 2025 को अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब कहते हैं कि अभी तेजस्वी यादव को जननायक बनने में समय लगेगा। जब जननायक की उपाधि उनको दी जा रही थी तब। जब नवंबर 2025 में रोड़ी आचार्य कहती हैं कि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तेजस्वी के आसपास मौजूद चापलूसों और घुसपैठियों पर निशाना उन्होंने साधा। आरजेडी के ही वरिष्ठ नेता हैं शिवानंद तिवारी साहब
वो 19 दिसंबर 2025 को फेसबुक पोस्ट पर कहते हैं कि संजय यादव और जगदानंद सिंह ने तेजस्वी की आंखों पर पट्टी बांधी। तेजस्वी जमीनी हकीकत से कट गए, उनके करीबियों ने उन्हें गुमराह किया। रोडी आचार्य जनवरी 2026 में फिर कहती हैं तेजस्वी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर वो निराश होती है और निशाना साधती हैं। उदय नारायण चौधरी आरजेडी नेता हैं, 1 जुलाई 2026 जब वो कहते हैं कि तेजस्वी जी आप कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं हैं, लोग घंटों इंतजार करते हैं लेकिन मुलाकात नहीं होती। अगर कार्यकर्ताओं से नहीं मिलेंगे तो संगठन कैसे मजबूत होगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब इसी दिन कहते हैं 1 जुलाई 2026 को, इस दिन आपका पार्टी का स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा था। तेजस्वी यादव जी आप पार्टी के कार्यकर्ता आज तेजस्वी यादव से लालू प्रसाद यादव की तरह सहजता और सुलभता की उम्मीद करते हैं और अब भाई वीरेंद्र ने कहा है कि तेजस्वी यादव को अपने आसपास घिरे रहने वाले लोगों को तुरंत हटा देना चाहिए। इन सारी बातों के, इन सारे जो बयान हैं, इनका लबोलुआब निकाला जाए तो तेजस्वी यादव साहब एक तो अपने पास चापलूसों की एक फौज रखते हैं, दूसरा वो कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं है, तीसरा उनसे मिलना सुलभ नहीं है। अगर कोई नेता उनसे मिलकर अपनी बात रखना चाहे तो यह संभव नहीं है और शायद यही असंतोष की वजह है पार्टी में। मैं बहुत कम समय लूंगा संतोष जी। देखिए, मैं बहुत शुरू से ही मैं इस ख्याल का हूं कि आत्मीयता का मतलब आलोचना के दायरे का सिकुड़ जाना नहीं है और आलोचना का मतलब आत्मीयता की गुंजाइश का क्षीण हो जाना भी नहीं। और रहीम कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो भाई वीरेंद्र जी भी यही कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग बगल में होने चाहिए जो अप्रिय सच भी बोलने का साहस रख सके और सिर्फ नेता का मन मिजाज भांप के ही उनको क्या अच्छा लगेगा यही बात नहीं बोले। दूसरा, लिंकन ने बहुत पहले कहा कि हर आदमी विषम परिस्थिति में तो वैसा ही व्यवहार करता है, सहज। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को के चरित्र को, उसकी सत्यनिष्ठा को जांचना हो तो उसको शक्ति दे दो, उसको ताकत दे दो, तब जो उस व्यक्ति का व्यवहार सामने आता है वही असल में उसका मूल स्वभाव होता है। तो मेरा ये कहना है कि नेता, हम लोगों की पार्टी के तेजस्वी जी हर आदमी की गतिविधि और हर आदमी के व्यवहार से वाकिफ हैं। जो नेता होता है उसको कई बार कड़वी घूंट पीकर भी रहना पड़ता है। एक बार मेरी बात उनसे हो रही थी और कुछ प्रसंग निकला। उन्होंने कहा कि देखो, मैं सब जान रहा हूं लेकिन कुछ बातें जो मुझे ठीक नहीं लग रही है मैं किससे शिकायत करने जाऊं। और ये सिर्फ तेजस्वी जी की बात नहीं है, हर पार्टी के शीर्ष नेता जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते हैं तनहा होते जाते हैं और उनको सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है। बाकी क्या चल रहा है कि मृत्युंजय तिवारी जैसे नेता आपसे छिटक गए? मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अभी जो कहा गया कि वो बहुत प्रशंसा करते भी जो हमारे नवल भाई हैं, बड़े हैं, अब हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। तो इन्होंने ये कहा कि एक ऐसी पार्टी जिसमें मान लीजिए कि चांदी की चम्मच। एक बात मैं आपसे कहूं कि तेजस्वी जी ने 5 वर्ष तक बिना किसी शोर शराबे के सांगठनिक काम किया। हमारी पार्टी के यूथ विंग से जोड़ के बिहार में जितने जिले हैं टाउन हॉल में संवाद कार्यक्रम करते थे, चुनाव लड़कर आए, बैकडोर से नहीं है। और तब जाके जयंत भाई, आप कितने दिनों से पार्टी में काम कर रहे हैं? मैं आपसे अगर मुझसे सच पूछिएगा तो 1995 का विधानसभा चुनाव रामविलास जी के भाई पशुपति पारस जी के प्रचार में लालू जी गए, वो मेरी पहली चुनावी सभा थी। आज तक आपको चेहरा नहीं बनाया पार्टी ने? मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं, नहीं, पार्टी का चेहरा सबसे कम उम्र का स्टेट एग्जीक्यूटिव का मेंबर मुझे उन्होंने 2021 में बनाया। ठीक, मैं मौली जी की तरफ जा रहा हूं। एक बात, एक आखिरी बात संतोष भाई, मैं ये कह रहा हूं कि नवल भाई को ही मुखातिब करके मैं कह रहा हूं कि पानी पीने की बात हुई, आपने कहा तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चोन।
तो पानी का ये महत्व है कि हमारी आंखों में भी पानी आंखों में भी पानी होना लोक चाहिए। लाइन मैं में उसी पर आ रहा था, नवल जी की तरफ जा रहा हूं मैं। नवल जी को चूंकि आपने कोट कर दिया, नवल जी जवाब दीजिएगा एक मिनट में, अब समय थोड़ा सा कम है। संतोष भाई, मैं अपनी पार्टी की ओर से आज आधिकारिक रूप से अपने नेता द्वय से भी ये अपील कर रहा हूं कि हम सबको अपनी आंखों का पानी बचा कर रखना है और किसी के प्रति इतनी भी करवाहट नहीं पालनी है कि दोबारा हम टकराएं आमने सामने। लेकिन आप अपने नेता को यह भी सजेस्ट कीजिएगा कि सब कुछ जानकर इतना भी अनजान नहीं बनना कि हमारे जो नेता हैं वो आपस में छिटक जाएं, पार्टी से ही छोड़कर चले जाएं। नहीं छिटकेंगे और अगर कोई साथी गए हैं तो हमको उसका अफसोस है। मैं मृत्युंजय जी भी कहूंगा कि उनका जाना हमको अच्छा नहीं लगा। नवल जी। देखिए संतोष जी, पहले राउंड में मेरे आवाज में इको हो रहा था, इसलिए आपसे निवेदन है कि बस 1 मिनट के बजाय मुझे 2 मिनट दे दीजिए। 2-3 बातें बस मैं जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूँ। अभी आपने सुना जयंत जी को, जयंत जी ने लिंकन से लेकर न जाने कितने विचारकों का उदाहरण दिया। अरे भाई, बिहार की जनता मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो, लिंकन इनको नहीं पढ़ती है। बिहार की आम जनता जो देखती है उसके आधार पर निष्कर्ष निकालती है। और बिहार की जनता देख रही है कि एक संगठन के रूप में हमारी जनता भी, आपकी बात को मैंने काटा नहीं बीच में, एक संगठन के रूप में राष्ट्रीय जनता दल मृत प्राय होते जा रहा है बहुत तेजी से। एक जो पार्टी का सांगठनिक आधार था, सामाजिक आधार था, वो खत्म हो गया। बाकी पूर्व चुनाव ने यह स्थापित कर दिया कि जिस MY समीकरण के सहारे आप राजनीति कर रहे थे वह बुरी तरह खंडित हो चुका। बिहार की जनता यह देख रही है कि जो शीर्ष नेतृत्व होता है वह कार्यकर्ताओं के बीच में एडहेसिव का काम करता है, सारे कार्यकर्ताओं को आपस में जोड़ने वाली कड़ी का काम करता है। और आपका एडहेसिव कहाँ बैठता है? आपका एडहेसिव कभी दुबई में जाकर बैठ जाता है और कभी यूरोप में जाकर छुट्टी मनाता है, कभी। बस आपकी बात को मैंने बीच में काटा नहीं। 5वीं बात है कि देखिए जयंत भाई, परिवार केंद्रित और व्यक्ति केंद्रित पार्टियों की यही स्वाभाविक नियति होती है। आपकी पार्टी कोई अनोखी पार्टी नहीं है। भारत में ऐसी सारी क्षेत्रीय पार्टियां इस विडंबना को भोग रही हैं। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि तेजस्वी यादव जी का कंधा बदलते जमाने की वास्तविकताओं को स्वीकार करने और उसके हिसाब से पार्टी में बदलाव लाने में सक्षम है या नहीं सक्षम है। तो लोग साफ साफ देख रहे हैं कि बिहार में विपक्ष के गंभीर नेता के रूप में तेजस्वी यादव जी ने अपनी उपयोगिता खो दी है, क्योंकि बिहार की जनता के किसी दुख दर्द में लोगों ने अपने को तेजस्वी यादव जी के साथ नहीं पाया। चाहे बिहार में बाढ़ हो, सुखाड़ हो, सदन चलते रहता है और सदन के बीच में तेजस्वी यादव जी गायब हो जाते हैं। तो एक गंभीर विपक्ष के नेता के रूप में आपकी भूमिका को भी लोग बेहद संजीदगी से देख रहे हैं। यही कारण है कि जिन सामाजिक वर्गों पर आज तक आपको अखंड भरोसा था वो टूट कर भाग रहे हैं। और भाई वीरेंद्र जैसे प्रतिबद्ध और समर्पित विधायक भी आज इस तरह के मानसिक क्लेश का सामना कर रहे हैं। और आपके जो भी नेता हैं उन नेताओं के बीच का आपसी अंतर्विरोध बिहार की जनता के सामने उभर कर सामने आ रहा है। लेकिन नवल जी, जब आप बोलना शुरू कर रहे हैं तो फिर जयंत भाई को के हाथ में गिलास अपना पा जा रहा है। इस बार भी गिलास आ गया उनके हाथ में। मैं कह रहा हूँ कि तेजस्वी जी राजनीति में मर्यादा का नाम है। ठीक, मैं असद जी आपसे सवाल मैं क्या पूछूं? एक शेर पढ़ देता हूं मैं, एक शेर पढ़ देता हूं असद जी, इसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। गंभीरता से उनको बहुत कठिन दौर है ये रफूगर के लिए, आशा नहीं है ये रहा इस सफर के लिए। नहीं, हमारे लिए आसान है। आसान तो कोई भी सफर नहीं होता, लेकिन हम उसको हमवार करते जाएंगे। दुश्वारियां तो आती हैं। एकदम सटीक। राष्ट्रीय जनता दल की, जयंत भाई मेरी बारी है। राष्ट्रीय जनता दल की अभी जो वर्तमान स्थिति है, ये किसी भी रफूगर के बूते की बात नहीं है कि उसको रफू कर दे। मैं असित जी से मैंने दरअसल ये सवाल पूछा था। पैबंद साधने से भी काम नहीं चलेगा। ये असित जी की शान में मैंने ये सवाल किया था क्योंकि उन्होंने शुरुआत में कैसे कोई राह चलना बहुत कोशिश की उसको रफू करने की। असित जी, नहीं देखिए, कहीं कोई ऐसी बात ही नहीं है जिसको रफू करना है। वो ठीक है, एक शब्द कहीं से आया रफू पर और आप चर्चा उस पर ला रहे हैं, ऐसी कोई बात है? कौन सी ऐसी पार्टी है भारत में, दुनिया में, पूरी दुनिया में, जहां नेताओं में मनभेद नहीं होते, किसी बात को लेकर असहमति नहीं होती? और असहमतियां ही लोकतंत्र है। सहमति तो लोकतंत्र है ही नहीं, वो तो चाटुकारिता है। आपसी असहमतियां ही डेमोक्रेसी है। लेकिन तेजस्वी यादव के सामने भी असहमति करनी, बस हमारी है, कुछ करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि उनके सामने कोई असहमति नहीं कर रहा।
हमारी जो एक गुजारिश है, इन दोनों हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बस इनसे एक गुजारिश है कि ये असहमतियां नेतृत्व के सामने होनी चाहिए थी, ये असहमतियां बाजाप्ता मीडिया बुला के नहीं होनी चाहिए थी। इससे मैसेज अच्छा नहीं जाता है। हम छोटे लोग हैं, राजनीति में आपसे सीखने आए हैं, और हमें आप ये सिखाएंगे तो सोचिए राजनीति किस दिशा में जाएगी। तो ये असहमतियां पार्टी फोरम पर होनी चाहिए थी, अपने नेताओं के पास होनी चाहिए थी, कैमरे के सामने नहीं होनी चाहिए थी। असहमतियां जरूरी हैं, असहमतियां होनी चाहिए, लेकिन प्लेटफॉर्म चुनना अगर आपके हाथ में है तो प्लेटफॉर्म का चयन पूरी तरह से अनुशासन में होना चाहिए। ठीक, अब मैंग जी की तरफ जा रहा हूं। मैंग जी, असहमति है या फिर नेतृत्व के खिलाफ आवाज? क्योंकि मैं तो 2020 से कोट करना शुरू किया और आज की डेट तक कोट करता चला गया। एक नेता नहीं, कई नेता, वरिष्ठ नेता, बिल्कुल। पूर्व अध्यक्ष पार्टी के। आप उसे असहमतियों पे डाल रहे हैं। मैं उसको दूसरी तरफ कहूं, मैं उसे कहूंगा एक तानाशाह रवैया के प्रति आप असहमति दिखाने का आप कहिए जोशो खरोश आप नहीं दिखा सकते। अगर जिसने दिखाने की कोशिश की, चाहे वो तेज प्रताप यादव हो, वो बाहर कर दिए गए। वो चाहे अभी जो विगत आप देख रहे हैं कुछ दिनों से जो पार्टी में उथल पुथल चल रही है, चाहे भाई वीरेंद्र टाइप के जो लोग हैं, जो कि पुराने समाजवादी लोग रहे, उन्हें ठिकाने लगाने की कहीं एक कोशिशें जारी हैं लगातार। और सिर्फ जो उनके कथित तौर पे जो चाटुकार हैं, उन्हें कई पदों से नवाजा गया है। उनके हाथ में स्टीयरिंग है, उनके हाथ में सब कुछ है पार्टी का। और रही, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि माननीय तेजस्वी यादव जी जो हैं वो राजनीतिक रूप से औरंगजेब की गति को कहिए आगे बढ़ चुके हैं, जिन्होंने अपने सारे भाई बहनों की राजनीतिक हत्या करने के बाद अब एक तरीके से जितने भी समाजवादी उनके पिताजी के दौर के जो भी नेता थे, उनकी राजनीतिक हत्या करके पार्टी पे एकाधिकार स्थापित करने के एक कवायद कर रखी है। और ये सारे उनके लेफ्टिनेंट कमांडेंट हैं जिनके बारे में आज भाई वीरेंद्र जी बात कर रहे हैं। शक्ति यादव जी हों या कथित तौर पे संजय यादव जी हों या जो भी इनका आयातित, जो हरियाणा से आयातित जो आईटी टीम है या अदर जो भी टीम्स है, वो सब क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की चरण वंदना करते हैं, वो है सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव जी। क्या कारण है कि 2015 रखिए, 20 रखिए, 25 रखिए, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज भी हैं, उनकी तस्वीरें आज भी गायब रहती हैं। चाहे पार्टी कार्यालय हो, पार्टी का फोरम हो, चुनावी सभाएं हो, अपने माता पिता के दौर के याद करते हुए या उसके जो भी कहिए, उन्होंने उन तस्वीरों से भी गायब कर रखा है। बस केवल एक रबर स्टैंप के तौर पे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कहिए बस वहां पे बना रखे हैं, उनको मूर्ति के तौर पे बस एक स्थापित रखा गया। बाकी तो पार्टी पे ऑलमोस्ट कब्जा तेजस्वी यादव जी ने कर ही रखा है। जो मैंने बार बार कहा कि ये खंड खंड बटी हुई पार्टी है। जो मीसा दीदी की अलग पार्टी है, तेज प्रताप जी जब तक थे उनका एक अलग गुट हुआ करता था, तेजस्वी यादव जी का अलग गुट है, आदरणीय राबड़ी देवी जी का अलग गुट है। पुराने जो नेता है, फिर मीसा भारती वाला गुट कहां से आ गया? नहीं, ये एक थंब रूल है जो सेट करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कि गाहे बगाहे जो कि भाई वीरेंद्र सरीखे लोग हों, आदरणीय अब्दुल वारिद सिद्दीकी सरीखे लोग हों, इन लोगों ने जो भी आवाजें उठाई हैं उन आवाजों को भी दावा जा रहा है, क्योंकि ये लोग जेपी डॉक्टर संजय जी की तरफ जा रहे लोग थे, तो उन लोगों की जी डॉक्टर संजय जी, क्या यही स्थिति हो गई आरजेडी की? आरजेडी मतलब तेजस्वी यादव मतलब आरजेडी। बाकी जितने भी वरिष्ठ नेता या तो वो असंतोष जता चुके हैं या नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं या साइड हो चुके हैं। देखिए, असंतोष जताना, पार्टी में साइडलाइन हो जाना एक पार्ट है, लेकिन अगर उस असंतोष को आप पाट नहीं पा रहे हैं और वो असंतोष सरफेस पर आ रहा है, तो एक चिंता तो होनी चाहिए। पार्टी के लोगों के अंदर में ये एक डिस्कोर्स, एक डिस्कशन, एक डिबेट का विषय होना चाहिए कि आखिर ये असंतोष उभर करके मीडिया के सामने कैसे आ जा रहा है। जो असंतोष पार्टी फोरम पर होनी चाहिए। एक दूसरी चीज, जब बांकीपुर बाई इलेक्शन का रिजल्ट आया, मैं कई लोगों की प्रतिक्रिया देखी, उसमें रोहिणी आचार्य जी की भी प्रतिक्रिया थी और वो प्रतिक्रिया मुझे अच्छी लगी। वो प्रतिक्रिया थी कि जो लड़ेगा वो जीतेगा। मतलब वो प्रशांत किशोर की तरफ कह रहे थे कि प्रशांत किशोर लड़े, अगर डटे रहे बांकीपुर में तो परिणाम उनके हिस्से में गया। रोहिणी आचार्य जी से शुभचिंतक कौन हो सकता है तेजस्वी जी के लिए? ठीक है, वो सारे लोग सचेत करें या उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखें। रोहिणी आचार्य जी तो उनकी बहन है। लालू प्रसाद जी को जब किडनी दान की थी तो पूरे देश के लोगों ने कहा कि ईश्वर सबको ऐसा बेटी दे, सौभाग्यशाली पिता हो जो जिसके बेटी अपना किडनी दे करके उनको जीवन दान देने के लिए तैयार है। मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं से अगर पार्टी में असंतोष है, उसका लेवल चाहे जो हो,
लेकिन अगर उस असंतोष को नेतृत्व पाट नहीं पा रहा है, उस असंतोष को दबा नहीं पा रहा है और आरोप प्रत्यारोप का स्तर इतने निचले स्तर पर आ गया, तो फिर मैं मानता हूं कि ये पार्टी के नेतृत्व पर सवाल तो है। इसको लोग समझे न समझे वो अलग बात है। कौन व्यक्ति चाहेगा कि हमारी पार्टी हार जाए, और हारे भी तो ऐसी हार हारे कि जिसमें उनका जमानत बचाना मुश्किल हो जाए? कोई पार्टी नहीं चाहेगी। तो अगर पार्टी के अंदर से यह आवाज किन्हीं के द्वारा उठाई जा रही है कि आखिर हम क्यों पिछड़ते जा रहे हैं, वहां तक मैं सकारात्मक मानता हूं। लेकिन जब व्यक्तिगत हमले कि इनकी वजह से और इन लोगों से ये घिरे हुए हैं, वो तो ज्यादा जो उनके पार्टी के लोग होंगे उनको ज्यादा दिखाई पड़ते होंगे कि घिरे हुए लोगों की वजह से ये पार्टी की दुर्गति हो रही है, या नेतृत्व की उदासीनता निष्क्रियता की वजह से ये स्थिति हो रही है। ये बात तो पार्टी के नेतृत्व को समझना पड़ेगा, और जब तक समझ करके इस असंतोष को नहीं पाटेंगे, ये कोई डिबेट का विषय नहीं है, ये विषय तो आरजेडी के अंदर का है कि आखिर असंतोष का लेवल इतना कैसे हो रहा है कि एक दूसरे के ऊपर हमला पर लोग उतारू हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इस लेवल पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये पार्टी को तय करनी होगी कि क्या इसी तरह से बारी बारी से, अब आपने तो पूरा तारीख गिना दिया ना कि असंतोष कब कब प्रस्फुटित हुआ और बाद में क्या वो असंतोष दबा। लालू प्रसाद जी भी कभी नेतृत्व करते थे, वो सबको साध करके चलते थे। अगर तेजस्वी जी से चीजें छूट रही है, ठीक है, वो उनके अंदर में जितनी ऊर्जा हो, लेकिन असंतोष को पाटना भी उनका दायित्व बनता है एक पार्टी के अच्छे लीडर के तौर पर। एक भविष्य के एक बेहतर चेहरा बनना चाहते हैं पार्टी का, तो उसको दबाना पड़ेगा उनको। आसिफ जी, में जब बांकीपुर उपचुनाव के लिए जब दावेदारी आरजेडी की तरफ से की गई थी, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट दिया था और उस दावेदारी पर आपने सवाल भी उठाए थे, और उसके बाद चूंकि किसी भी नेता का सहयोगी दल के नेता का इस्तेमाल वहां पर नहीं किया गया चुनाव प्रचार में, इससे भी नाराजगी सहयोगी दलों में तो रही होगी, कांग्रेस में तो रही होगी। देखिए, जब हम चुनाव हार गए तो दुख तो होगा, गठबंधन हमारा हारा, और दुख इस बात का हुआ कि कोई समन्वय की कोशिश नहीं हुई। न तो उम्मीदवार के चयन में सहयोगी दलों से विचार विमर्श किया गया, न चुनाव प्रचार में कोई जिम्मेदारी सहयोगी दलों की दी गई, न चुनाव प्रचार में सहयोगी दलों को बुलाया गया। लोग गए, अपने मन से गए, वो अलग बात है। न रोड शो हुआ, उसमें भाई वहां चलिए आप कांग्रेस को नहीं बुलाते, लेफ्ट पार्टीज भी तो सहयोगी दल हैं, उनके भी नेता उस रोड शो में नहीं दिखे। तो समन्वय की कमी तो दिखी, मैं अभी भी कह रहा हूं। और इस तरह के समन्वय की कमी पिछले विधानसभा चुनाव में, मैंने कहा था ना कि फ्रेंडली फाइट नाम की कौन सी फाइट होती है, तो समन्वय की कमी ही थी ना, तो आप हारे ना। तो क्या बार बार ऐसे ही समन्वय की कमी दिखाते रहिएगा और हारते रहिएगा? यही सवाल लगातार पार्टी के नेता भी पूछ रहे हैं, यही सवाल लगातार पार्टी के नेता भी पूछ रहे हैं, और जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी को सींचा हो, अगर वो सवाल पूछते हैं तो फिर दुख